नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और क्लास के अंत में सूजस की पत्रिका पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से सूजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से करंट अफेयर हो या चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो या कोई योजना हो, उसी में से पूछी जाती है। इसलिए अपन डेली का डेली सूजस की पत्रिका को भी इसके साथ कवर करते हैं। आज के इस सेशन में अपन 8 और 9 दिसंबर 2024 का राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। सर, डेली करंट अफेयर की क्लास होती है तो 2 दिन की एक साथ क्यों कवर करेंगे? संडे को अपनी क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो कल 8 तारीख थी, कल संडे था और आज मंडे है, तो संडे और मंडे 2 दिन को अपन एक साथ कवर कर लेते हैं। इसलिए मंडे को अपन 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज 9 दिसंबर है, तो आज राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट है, कहाँ पर होगी? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर होगी, ठीक है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अभी वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ध्यान रखना है। कल उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या नया इनोवेशन होगा, नए क्या क्या टाइडअप होते हैं, उसको अपन करंट अफेयर में कवर करेंगे। लेकिन इस सेशन में अपन 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर को देख लेते हैं। इस क्लास की पीडीएफ में सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखी हुई मिलेगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में आपको, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, पहले आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो राजस्थान। राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स की जो टीम है उसने 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। यह पदक पहली बार जीता है, यह पदक पहली बार इस प्रतियोगिता में पहली बार यह पदक जीता है। इसके अलावा यह चैंपियनशिप हुई कहां पर थी? तो यह बोध गया के अंदर हुई थी। बोध गया कहां पर है? बोध गया बिहार में है। बोध गया जगह याद रखना, बिहार के अंदर बोध गया है, वहां पर हुई थी यह चैंपियनशिप का नाम क्या है? 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। रजत पदक पहली बार राजस्थान ने इसमें जीता है। राजस्थान में अगर इवेंट पूछ ले तो अंडर 17 गर्ल्स टीम के अंदर यह जीता है। पिछली बार कांस्य पदक जीता था। लास्ट बार अपन ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। तो अगली बार गोल्ड मेडल बनता है इसी क्रम के अंदर, तो ध्यान रखना है। ये लास्ट ईयर जीता था अपन ने, लास्ट ईयर राजस्थान ने कांस्य पदक, और इस बार रजत पदक जीता है। फाइनल के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम से राजस्थान की टीम हार गई थी, ठीक है। इसके अंदर 28 राज्यों के 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक अभी पहले प्रतियोगिता हुई थी पंजाब के अंदर। राजस्थान के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा कि उस प्रतियोगिता के अंदर जो राजस्थान की टीम विजयी रही है उसके कप्तान कौन थे? इसमें भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, भूमिका राव है वो इस टीम की कप्तान थी, और कृष्णा है वो उप कप्तान थी। तो ध्यान रखना है, भूमिका राव कप्तान, भूमिका राव कैप्टन थी, और कृष्णा जो है वो क्या थी? वो इस कैप्टन थी, उप कप्तान थी। तो उप कप्तान तो थी कृष्णा और भूमिका राव है वो कैप्टन थी। पिछली बार कांस्य पदक जीता था, इस बार रजत पदक जीता है। बोध गया बिहार के अंदर 43वें क्रम की राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, और राजस्थान के अंडर 17 गर्ल्स टीम में इसमें पदक जीता है, वो भी रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयपुर की इशिता ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। यह क्वेश्चन कई परिप्रेक्ष्यों से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के फैक्ट आपको याद रखने होंगे, और इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन मेरे रहते हुए मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। पहली बात तो नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? इसी क्वेश्चन में लिख रखा है, दिल्ली के अंदर हुआ था। पहला फैक्ट। इशिता ने गोल्ड मेडल जीता है। इशिता कहां से है? इशिता जयपुर से है। इशिता जयपुर, राजस्थान से, राजस्थान की राजधानी जयपुर से। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तीसरा फैक्ट, इशिता का किस खेल से संबंध है? इशिता किस खेल की खिलाड़ी है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के अंदर, भाई किसका संबंध किससे है? तो बॉक्सिंग, इशिता बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। किसकी? बॉक्सिंग की खिलाड़ी है इशिता। ये जयपुर की 2 जुड़वा बहनें हैं, एक का नाम इशिता है, एक का नाम इशिका है। एक का नाम तो इशिता है, एक का नाम इशिका है, दोनों जुड़वा बहनें हैं। जुड़वा बहनें हैं तो दोनों ही बॉक्सिंग करती है। इशिता ने तो कौन सा जीता? इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता के अंदर इशिका ने भी भाग लिया था। इशिका ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? रजत पदक।
इशिता ने तो स्वर्ण पदक जीता है, इशिका ने रजत पदक जीता है। इनकी कैटेगरी अगर पूछ ले तो ये अंडर 8 कैटेगरी के अंदर खेलती है, दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर खेलती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक तो खेलती है अंडर 8 कैटेगरी के अंदर, एक खेलती है अंडर 10 कैटेगरी के अंदर। अब आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इशिता ने तो गोल्ड मेडल जीता है, इशिता गोल्ड जीता है इसने तो अंडर 8 कैटेगरी के अंदर। इशिका ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है अंडर 10 के अंदर। दिल्ली के अंदर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, प्रतियोगिता का नाम क्या था, नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसके अंदर जयपुर की दो जो जुड़वा बहनें हैं, इशिता और इशिका, दोनों ने मेडल जीते हैं। इशिता ने तो गोल्ड मेडल जीता और इशिका ने रजत पदक जीता है। इशिका की जो कैटेगरी है वो अंडर 10 है और इशिता की जो कैटेगरी है वो अंडर 8 है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों चीजें अलग अलग मैंने लिख दी है और नोट्स के अंदर ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएगी ट्रिक के साथ, तो आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करना है आपको। अगला क्वेश्चन, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इस अभियान का शुभारंभ भागीरथ चौधरी ने किया है, जो कि अजमेर से सांसद हैं। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने शुद्ध मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया है। किस कंपनी के साथ टाइड अप करके समझौता किया है? तो एमडीएच। एमडीएच के मसाले आते हैं, आपको पता है, आपने एड देखा होगा एमडीएच का। एमडीएच के मसाले आते हैं, वो बुजुर्ग सा डोकरा होता है, वो एमडीएच मसाले का मालिक है। तो ध्यान रखना है आपको, मसाला कंपनी एमडीएच के साथ टाइड अप किया है। इसके अंदर होगा क्या, इसका उद्देश्य ये है किसानों को पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव से अवगत करवाना। पेस्टिसाइड समझते हो, जो अपन केमिकल्स यूज लेते हैं, खाद भी जो अपन प्रयोग करते हैं केमिकल के, जो पेस्टिसाइड है उनसे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कैंसर हो सकती है और क्या क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। तो उन सब के परिणामों को किसानों को समझाना कि भाई आप अगर ये यूज लोगे तो आपके ये समस्या हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। और बिना पेस्टिसाइड के भी आप अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता की फसल उगा सकते हो, उनके तरीके बताना, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। इससे क्या होगा, जो गांव के किसान हैं उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके साथ साथ जो खेत की उर्वरकता है वो भी बढ़ेगी। आपको बताया जब अपन केमिकल डालते हैं तो खेत की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो दोनों ही चीज़ों को सुधारने के लिए, किसानों की आय और खेत की उर्वरता को सुधारने के लिए भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर से सांसद है, उन्होंने दिल्ली में अपना जो आवास है वहाँ से एक अभियान की शुरुआत की है, शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान। एमडीएच कंपनी का नाम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राजन सरदार और तुलसी त्रिलोकानी को। राजन सरदार और तुलसी त्रिलोकानी को जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। राजन सरदार और तुलसी त्रिलोकन कहाँ के हैं? तो राजस्थान के हैं। राजस्थान में कहाँ के हैं? राजस्थान में ये जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं दोनों ही। एक फैक्ट, इसके अलावा ये अवार्ड देता कौन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समरसता, आई का मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय समझ लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है वो ये जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड देती है। इस बार के राजन सरदार और तुलसी त्रिलोकानी को दिया गया है, जो कि जयपुर के हैं। क्या काम करते हैं? ये समाज सेवी है दोनों ही। कौन है? समाज सेवी है। ये पुरस्कार है वो नेपाल, भूटान और भारत, इनके जो समाज सेवी है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। किन दो देशों के? नेपाल, भूटान और भारत। नेपाल, भूटान और भारत, ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देशों के जो भी समाज सेवी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा। और जो 2024 का है वो राजन सरदारन और तुलसी त्रिलोकन को दिया गया है, जो कि राजस्थान के हैं। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होता है और वो राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिलता है तो ऑटोमेटिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सात्विक अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो सात्विक अग्रवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। वो अभी चर्चा में क्यों आए हैं? अभी जो 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पर हुई थी? 36वें क्रम की सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप तो जम्मू के अंदर हुई थी। कहाँ? जम्मू। इसके अंदर सात्विक अग्रवाल, जो कि राजस्थान के बैडमिंटन के खिलाड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक है। किसको हराया था? एक बार बार बैडमिंटन में खिलाड़ी का नाम आता है, जब भी सात्विक का नाम आता है तो आप एक नाम सुनते हो, अनिकेत दत्ता।
असम के खिलाड़ी हैं, असम के खिलाड़ी है अनिकेत दत्ता, उन्होंने हरा दिया है सात्विक अग्रवाल को फाइनल में, इसीलिए इनको रजत पदक मिला है, वरना ये गोल्ड मेडल ले आते। अभी सात्विक के बारे में मैंने आपको एक पिछले महीने करंट अफेयर में एक फैक्ट पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था डिब्रूगढ़ असम के अंदर अनिकेत को हराया था और राष्ट्रीय पदक जीता था किसने, सात्विक अग्रवाल ने। तो अनिकेत ने वापस बदला लिया, ऐसा मान लो आप। 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि जम्मू में हुई थी, उसमें अनिकेत ने, जो सात्विक अग्रवाल है उसने रजत पदक जीता है, अनिकेत ने हराया है, ठीक है। और पिछले महीने जब मैंने इनको पढ़ाया था, मैंने बताया था राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक अग्रवाल। आपसे अगर कोई खिलाड़ी बार बार मेडल ला रहा है तो फिर उसका खेल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, खेल। सात्विक अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। अभी मंत्रिमंडलीय बैठक के अंदर भजनलाल सरकार ने 9 नीतियां जारी की थी। मैंने आपसे एक वादा किया था कि प्रतिदिन अपन एक नीति पढ़ेंगे और इन 9 नीतियों में से 2 क्वेश्चन कम से कम आरएस के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा रीट, पटवार, ग्राम सेवक, कोई सा भी एग्जाम दोगे आगामी 1 वर्षों में, इन नीतियों में से 1 से 2 सवाल कंफर्म पूछे जाएंगे। इसके लिए अपन 9 दिन में 9 नीतियां पढ़ेंगे। आज अपन 13, 8 और 9 दिसंबर 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ कवर कर रहे हैं, तो 2 नीतियां पढ़ेंगे आज अपन। क्या पढ़ेंगे, 2 नीतियां। पहली नीति क्या है, राजस्थान खनिज नीति 2024। इसमें कोई भी फैक्ट गलत नहीं हो सकता है। गलत इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये अपन जो स्लाइड पढ़ रहे हैं, ये स्लाइड किसकी है, तो ये सूजस के सार की स्लाइड है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक डाटा है। राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंदर भजनलाल सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। कितना, 1 करोड़, 1 लाख करोड़। कब तक, 2047 तक। इसके अलावा इससे पहले लाइन क्या लिखी थी, 2029-30 तक 3 गुना, यानी अभी जो है उसका 3 गुना राजस्व प्राप्त तो हम कर लेंगे 2029-30 तक। बाकी 2047 तक तो हम 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य लेके चल रहे हैं राजस्थान खनिज नीति के तहत, यानी इतने रुपए के खनिज अपन को निकालने हैं। वर्ष 2029-30 तक 50 लाख तथा वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है। वहीं 29-30 तक तो बोला है 50 लाख और 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है इस नीति के तहत। राजस्थान के खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारी, प्राइवेट पार्टनरशिप, बोला जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी हम ठेका देंगे कि आप राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ कौन से खनिज है उनका निरीक्षण करो, उनकी खदानें लगाओ। निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल बनाएंगे। एक सेल का निर्माण होगा, पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल, निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑक्शन में भाग लेता है, नीलामी में भाग लेता है, किसी भी खनिज ब्लॉक को अगर वो खरीदता है, उसके बाद जो जो उसकी कागजी कार्रवाई होती है उसको इजी करने के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल बनाएंगे राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत। इसके अलावा प्री एम्बिडेड क्लीनेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी होगी। राजस्व अपवंचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, RFID चेक पोस्ट, GPS व्हीकल ट्रैकिंग व ड्रोन सर्वे लगाए जाएंगे। ये सब तरीके से सर्वे किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट एवं अनुमतियों को प्रक्रिया को सुधारा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो भी किसी भी बिजनेस को, किसी भी उद्योग को यहाँ पर राजस्थान में डेवलप करने के लिए जो जो भी कार्रवाई की जाती है उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी एक ही खिड़की पर सारा काम हो जाएगा, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। आवा कजवा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर दे रॉयल्टी में छूट। ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी लगती है उसके लिए हम कुछ रॉयल्टी में छूट देंगे। ऐसा किसमें कहा गया है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंदर कहा गया है। इसमें से कोई सा भी प्रावधान है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर मत कहना पढ़ाया नहीं है। सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है तो इस PDF के अंदर ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखेगी, तो ये PDF आप जरूर ले लेना। मैंने बोला आज 2 नीतियां पढ़ेंगे क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर साथ पढ़ रहे हैं। दूसरी नीति क्या है, ये एक नई नीति है और ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की नीति पहली बार आई है, राजस्थान AVGC XR नीति। AVGC XR नीति क्या है 2024 की, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। एनिमेशन आप समझते हो, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन जिसमें वीडियोग्राफी आती है, ठीक है, जिसको अपन डिजिटल मार्केटिंग में प्रयोग करते हैं। गेमिंग का क्षेत्र हो गया, पता है आपको, गेमिंग के क्षेत्र के अंदर विजुअल गेमिंग खेली जाती है। कॉमिक्स और
एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी सरकार। राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स के उत्पादन में कुछ छूट देगी। अभी कितना छूट देगी वो बताया नहीं है। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप एवं उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी ऐसा कोई उद्योग है, ऐसी कोई मार्केटिंग एजेंसी है जो कि एनिमेशन का काम करती है, और वो अपने एनिमेशन के अंदर अगर राजस्थान की स्थानीय संस्कृति जो अपनी लोकल कल्चर है उसको बढ़ावा देती है तो उसको भी एक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटर स्थापित किए जाएंगे। अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किया जाएगा इसके लिए। यह स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स, लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लेस होगी इस स्टूडियो के अंदर। ये होगा, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, अटल इनोवेशन स्टूडियो अपनी संस्कृति को कोई बढ़ावा देगा तो ऐसे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देंगे, और ये सब कुछ अनुदान देंगे राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों पर, कॉमिक्स पर। और ये नीति ध्यान रखना, एवीजीएक्स XR नीति 2024। राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर विद्यालय खुलेगा कहां पर नहीं खुलेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश भर में सिविल और रक्षा क्षेत्र के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। देश भर में कितने खोले जाएंगे? 85। साथ ही एक केंद्रीय विद्यालय के विस्तार की अनुमति भी दी गई है। जो एक पुराना केंद्रीय विद्यालय है उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, विस्तार करेंगे। इसके तहत राजस्थान में भी 9 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। 85 में से 9 कितने? 9 राजस्थान के अंदर होंगे, ठीक है। इसके अंदर नए विद्यालय प्रदेश के 7 जिलों में खोले जाएंगे। कितने? 7 जिलों के अंदर। गंगानगर, राजसमंद, गंगानगर और राजसमंद में 2-2 खोले जाएंगे भाई। गंगानगर और राजसमंद में 2-2 के भी खोले जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा जोधपुर, करौली, नागौर, अलवर, दौसा में 1-1 केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। तो जोधपुर में 1, करौली में 1, नागौर में 1, अलवर में 1, दौसा में 1, ये कितने हो गए? 5। इसके अलावा गंगानगर में 2, 7 और राजसमंद में 2, 9। इस प्रकार ये टोटल 9 होंगे। जगह देख लो, नागौर में AFF फलोदी के अंदर होगा, श्री गंगानगर में सतराना के अंदर खोले जाएगा। मैंने बोला गंगानगर में 2 खोले जाएंगे, तो एक तो सतराना में, एक श्री करणपुर के अंदर। सतराना और श्री करणपुर गंगानगर के अंदर 2 जगह है जहां पर 2 खोले जाएंगे, यानी एक सतराना में और एक श्री करणपुर में। करौली के अंदर हिंडौन सिटी में खोला जाएगा। नागौर में जो मेड़ता सिटी है, मेड़ता की मंडी भी बड़ी प्रसिद्ध है, तो मेड़ता सिटी के अंदर। राजसमंद के अंदर जिला मुख्यालय राजसमंद में खोला जाएगा, और एक भीम के अंदर खोला जाएगा। राजसमंद में 2 खोले जाएंगे, तो एक भीम और एक राजसमंद जिला मुख्यालय। एक अलवर राजगढ़ के अंदर और एक दौसा मेहवा के अंदर। तो इस प्रकार 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षित भारत विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। इससे पूरे इंडिया में 85, एक का विस्तार किया जाएगा पुराने वाले का। राजस्थान में 9, जिसमें गंगानगर और राजसमंद में 2-2, बाकी जगह जिसके अंदर जोधपुर, करौली, नागौर, अलवर, दौसा में 1-1। कहां पर? जोधपुर के अंदर फलोदी के अंदर खोला जाएगा। श्री गंगानगर में 2 खोले जाएंगे, जिसमें से एक सतराना और एक श्रीकरणपुर में खोला जाएगा। करौली में हिंडौन सिटी में, मेड़ता नागौर के अंदर, राजसमंद के अंदर एक तो प्रॉपर राजसमंद सिटी के अंदर, और एक भीम के अंदर खोला जाएगा। अलवर की राजगढ़ के अंदर खोला जाएगा, और दौसा में मेहवा के अंदर ये खोला जाएगा। तो ध्यान रखना है सारी चीजें। बाकी की जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप इसमें से कवर कर लेना। अगला, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10वां संकल्प भी ले लिया है, ठीक है। पहला संकल्प सौर ऊर्जा को लेकर था, दूसरा हस्तशिल्प को लेकर, तीसरा मोटा अनाज को लेकर, चौथा विद्यार्थियों को लेकर, 5वां पर्यावरण संरक्षण को लेकर, 6ठा दिव्यांगों को लेकर, 7वां कला और संस्कृति को लेकर, 8वां जिला उत्पाद को लेकर, 9वां ग्रीन राजस्थान को लेकर, ठीक है। और ये 10वां भी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने शनिवार को 10वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सर्जित किए जाएंगे। 10 संकल्प पूरे हुए हैं, और इसी के साथ आज जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मीट है वो शुरू हो गई है। इसमें क्या क्या है तो आप देख लेना, क्या क्या संकल्प है डिटेल के अंदर। बाकी मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, ये संकल्प याद कर लेना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है, तो क्लास को बड़ी ध्यान से देखना है। और ये पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको मंथली मिल जाएगी। डेली चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारी वेबसाइट है, इसको चेकआउट करना, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।